Assalamualaikum everyone. I am Miss Nishad Fatma again here with the online lectures of biology. Hopefully I will get your tremendous response this time too. So we will start with the chapter number 6 of your class 9th class, and chapter number 6 is about the enzymes. तो हम लोग इस चैप्टर में इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इंजाइम का इंट्रोडक्शन देखना है कि इंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ इंजाइम्स की जो है वो टाइप्स होती हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, ठीक है, तो प्लांट बॉडी हो चाहे या एनिमल बॉडी हो या चाहे जो भी कोई ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो उसके ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, और वो एक्टिविटीज़ किस वजह से हो रही हैं, क्यों होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एवरी टाइम जो है वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉडी के सर्वाइवल के लिए ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है, मेंटेन करने के लिए लाइफ को ये सारे केमिकल रिएक्शंस ज़रूरी होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बॉडी के डिफरेंट जो है वो प्रोसेस फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस की कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म के सारे प्रोसेस होते हैं ये बॉडी को किस तरह से फ़ायदा करते हैं, एक तो ये ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, अब स्ट्रक्चर्स ने भी तो काम करना है ना, ठीक है, तो बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ये मेनटेन करते हैं, और उसके अलावा हमारे जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म आगे दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म वो बॉडी के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म, कैटा का मतलब होता है लार्ज, कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखें जब कैटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है, कि लार्जर कंपाउंड छोटों में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ से कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। एनाबॉलिज्म एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ भी हो रही है और रिक्वायर भी होगी। अब देखें हर बॉडी के हिस्से को एनर्जी चाहिए भी, और कुछ बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा असल में एनर्जी चेंजेस और एनर्जी ट्रांसपोर्ट का जो बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं ये सारे एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब मैंने यही बात आपको भी की कि एनर्जी जो होती है वो कैटाबॉलिज्म में रिलीज़ होती है और फिर वही एनर्जी एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिनको हमने मेटाबॉलिज्म कहा है वो क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफर्स हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी की जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एंजाइम्स। उसने ये कहा है कि जब मेटाबॉलिज्म के दौरान एक केमिकल से दूसरे केमिकल में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी चीज़ करा रहे हैं, वो एंजाइम्स करा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं वो एज अ बायोकैटलिस्ट एक्ट करते हैं। बायोकैटलिस्ट वो चीज़ होती है, वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को, मेटाबॉलिक पाथवेज को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। मतलब ये है कि एंजाइम्स का काम क्या है कि सिर्फ उन्होंने एक रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड अप करना है। द टर्म मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड से वर्ड निकला है और उसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द इब्न नफीस। इब्न नफीस ने पहली दफ़ा मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा गया था द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। उसने ये कहा था कि हमारी जो बॉडी है और इसके पार्ट्स हैं हमेशा उनमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, चेंजेस डेफिनेटली आती हैं। कोई कहीं पर सेल बन रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, डिवीजन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन हो रही है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो बॉडी के अंदर बेशुमार प्रोसेस हैं जो कि हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस भी आती हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, मतलब ये है कि इन रिएक्शंस को वो स्पीड अप करते हैं, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन को तो स्पीड अप करते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स, अब उसने ये कहा है कि हमने ये काम देखा है एंजाइम्स का कि इन्होंने एक केमिकल को दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो जिस केमिकल को इसने नेक्स्ट के अंदर ट्रांसफर करना है उस केमिकल को बोलते हैं सबस्ट्रेट, या हम ये भी कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट
आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, और फिर इसी सबस्ट्रेट को एंजाइम ने प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगी उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं प्रोडक्ट। एक तरह से ये सबस्ट्रेट क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और एंजाइम ने इन रिएक्टेंट्स को ट्रांसफ़र करना है इनटू प्रोडक्ट्स। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट होने से पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ स्टार्ट के लिए। तो अब देखें यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। उसने ये कहा है कि कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको हमने कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी। द नीड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिग। अब देखिए जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एज ए बैरियर का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो वो रोक देती है रिएक्शन को स्टार्ट होने से, क्योंकि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से एंजाइम का होना ज़रूरी है। दस इन द प्रोसेस ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट। तो अगर तो एंजाइम किसी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली एंजाइम रिएक्शन जो है वो फास्टर स्पीड पे जो है वो उसकी स्पीड जो है वो प्रोसीड होने की वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को, उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया है। एंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। उसने ये कहा है कि एंजाइम्स को हम दो तरह से जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। किस बेस पर, जब भी हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं या कैटेगरी बनाते हैं तो हम उसकी सबसे पहले बेसिस देखते हैं कि किस बुनियाद पर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। तो जिस साइट पर, जिस जगह पर, जिस मतलब एरिया में एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है, उसकी बेस पर एंजाइम को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स, मतलब ये है कि सेल्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्क इन द साइटोप्लाज्म, मतलब ये है इसका कि साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, तो वहाँ पर एंजाइम काम करे। और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर, और मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इन सेल के बाहर, जैसे पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक एक्टिविटी, जो कि एक, ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है और वो स्टमक के अंदर काम कर रहा होता है। दैट वॉज ऑल अबाउट एंजाइम्स। कल हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे फिर इसका हम एक्शन भी देखेंगे कि एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं।